हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उसमें हमने जो है फाइंड आउट किया था श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन आती है। मैंने एक सोल्यूशन लिया था। उसी सोल्यूशन को हमने 2 टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था और 2 टाइम्स किया था मैंने टी के रेस्पेक्ट में, और मैंने एक प्लेन वेव इक्वेशन में रख के या मैंने उसी इक्वेशन से जो है फाइंड आउट करके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें वैल्यू रख के मैंने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। एंड दैट इक्वेशन वाज आई एच कट डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे साई था और एक्स और टी पे दोनों पे डिपेंड करता रहा। उसके बाद यहाँ पे था माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम आल्सो, और डेल एक्स स्क्वायर ये था वी साई एक्स कॉमा टी। जहाँ पे जो मेरा साई था, हम लोगों ने जो एज्यूम किया था, वो साई जो वैल्यू थी वो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया था। एक्स इज़ द फंक्शन और साई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, एंड दैट इज़ ए ई की पावर माइनस आई, राइट, के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पोजीशन और टाइम का दोनों फंक्शन है साई। ठीक है। So this is a, we can say that this is the time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में जो है एक तो हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। उसके बाद जो है हम लोग इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल है जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में मूव कर रहा है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अपॉन इट। उसकी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसकी एनर्जी वैल्यूज़ और आइजन फंक्शंस कैसे निकलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो इन ऑर्डर टू in order to find time independent Schrodinger equation, we use separation 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 of variables. There is separation of variables. It implies that if psi is the function of, यदि psi जो है x, t का फंक्शन है तो हम इसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं कि psi इज द फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल x का है, x वेरिएबल है, और दूसरा जो है जो स्मॉल t है या कैपिटल T है इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t। यहाँ पे मैंने अलग अलग कर लिया, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लिया सेपरेशन वेरिएबल से। अब हम क्या करते हैं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर है, इसको मान लेते हैं एज्यूम स्टार कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम स्टार इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई का मतलब ये हुआ कि आई एच कट डेल साई एक्स कॉमा टी अपॉन में ये है डेल टी। और हम लोगों को पता है कि मैं इसको एबव इक्वेशन को जो उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पार्ट है इसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर और साई एक्स कॉमा टी लिख सकते हैं, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर, नाउ डिफ्रेंशिएट नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा एक्स कॉमा टी। नाउ साई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सो हियर इट बिहेव लाइक अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट नाउ कैपिटल टी विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी, एंड राइट, जस्ट इट इज़ क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है एंड दैट इज डेल साई अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन उठा के हम लोग इसमें पुट करते हैं। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। सो पुट
put the value put the value of del psi upon del t from इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 से डेल psi अपॉन डेल टी की इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं 1 में इन टू इक्वेशन। सो हमें क्या मिलेगा, आई एच कट और ये हो जाएगा साई ऑफ एक्स और ये डेल टी अपॉन में टी। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड दैट इज डेल साइड। अब हमें इसकी भी वैल्यू रखना होगा क्योंकि जो मैंने वेव फंक्शन को अलग अलग डिपेंडेंसी लिया है, ये पार्ट हमारा एक तरीके से स्पेशल डिपेंडेंसी को बता रहा है। जो मैंने साई लिया था ये स्पेशल डिपेंडेंसी और ये टाइम डिपेंडेंसी का है। मीन्स ये टाइम डिपेंडेंट है और ये हमारा स्पेशल डिपेंडेंट है, राइट। सो यहाँ पे भी जो है हम लोग साई की वैल्यू रखेंगे इस वाले इक्वेशन मीन्स इसमें। सो क्या मिलेगा मुझे, सो हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वी आर टी, सो दिस विल बी टी ऑफ टी, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 4 या इन इक्वेशन अबव जस्ट इन इक्वेशन 4 both sides divide by psi of x psi of x psi of x और ये हो जाएगा t ऑफ स्मॉल t। सो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे है आई आयोटा एच कट डेल साई, ये x का फंक्शन है अपॉन में, सॉरी यहाँ पे डेल नहीं है और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं साई ऑफ एक्स और टी ऑफ स्मॉल टी, और यहाँ पे इधर लिखा है डेल टी अपॉन में डेल टी, डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी डिवाइडेड बाई साई ऑफ एक्स और कैपिटल टी फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, और इसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट्स ओवर द स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। अब साई एक्स तो कैंसिल हो गया, सिमिलरली टी ऑफ टी राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या मिला, आयोटा एच कट डेल कैपिटल टी डेल स्मॉल टी और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी, ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में 1 अपॉन साई स्पेशल पार्ट वेव फंक्शन का बचा और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेट्स ओवर द स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बोथ साइड मीन्स टाइम डिपेंडेंट डेरिवेटिव और इधर जो है स्पेशल पार्ट है, स्पेशल डिपेंडेंसी बोथ आर इक्वल ये इट implies that these equations will also be equal with third constant वैल्यू, और ये मान लेते हैं E इज द एनर्जी, राइट। ये मैंने एज्यूम कर लिया। सो अबव क्या ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ, सो हम इसको आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिया, LHS पार्ट लिए, ये वाला LHS लिया पार्ट और बराबर दिखा दिया मैंने एनर्जी ई को, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ें मिलेंगी, अच्छा यहाँ पे 1 अपॉन में 1 पॉइंट टी भी था, राइट। सो
हम क्या करते हैं, आयोटा और एच कट राइट हैंड साइड में लाते हैं और इधर क्या मिलेगा, कैपिटल डेल टी और स्मॉल डेल टी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/t, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट और ये ई हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ई डेल टी और अपॉन में एच कट। सो यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे सिंगल मीन स्मॉल टी। सो इसे डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू क्या आएगी, लॉग टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट और ये स्मॉल टी और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा। सो नाउ वी कैन आल्सो रिटर्न कैपिटल टी एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आयोटा ई टी अपॉन में एच कट और ये प्लस सी। इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंस टी इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, ये हमारा मोटिव था निकालने का। ये हम ई सी डॉट ई की पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, राइट। इसको हम वन भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली जो है हमारे पास जो टाइम एक्सप्लिसिट जो टाइम का फंक्शन था कैपिटल टी, वो निकल के आएगा माइनस का टी आयोटा ई टी, ये। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में जो मेरे पास वेव फंक्शन फाइनल निकल आ गया आया, वो जो एक्स कॉमा टी था, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी एच कट। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जो मेरे पास आइजन वैल्यू होती है उसके लिए अलग अलग वेव फंक्शन मुझे मिलेगा। सो दिस इज द मोटिव टू फाइंड आउट द वेव फंक्शन in case of a time independent Schrodinger equation. So we will put, instead of a psi x comma t, that is psi nx e की पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट, हम लोग इसमें रखेंगे मीन्स टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में। सो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो एक तरीके से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी, मतलब इस वाले में अगर हम वैल्यू रखते हैं, राइट। सो अब हम ये जो वेव फंक्शन मेरा निकला हुआ है, जो भी वेव फंक्शन निकला हुआ है, इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें एक्स कॉमा टी, जो डिपेंडेंसी था दोनों पे, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बराबर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसकी भी बराबर होगी आयोटा, ये प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो मीन्स प्लस आई ई एन ई टी अपॉन एच कट माइनस आयोटा ई एन स्मॉल टी अपॉन में एच कट हो जाएगा, ई एन अपॉन में एच कट। सो यहाँ पे ये तो वैल्यू सी मीन्स वन हो जाएगी। तो मेरे पास क्या देखने को मिला कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समय के अनुसार चेंज नहीं हो रही है, या समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही है, इज इक्वल टू इट implies that probability density does not vary with respect to time, or we can say that it is independent. It is independent upon, independent of t कह सकते हो, मीन्स स्मॉल टी। ठीक है, अब हमारा मोटिव ये है, मैंने फाइंड आउट कर ली स्क्वायर वेल पोटेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर वेल
स्क्वायर वेल या स्क्वायर इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल या स्क्वायर वेल इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल। सो हमारे पास यहाँ पे एक एक बॉक्स लेंगे, उसमें एक पार्टिकल है। सो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स, राइट। सो हमारे पास एक इनफाइनाइट वेल है, कह सकते हैं, जिसकी डायमेंशन है, ये है मेरा x इज इक्वल टू ज़ीरो और ये है x इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे ये इनफाइनाइट है स्क्वायर वेल, पार्टिकल जो है यहाँ मूव कर रहा है, राइट। सो कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल है, वो ये है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। सो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन यूज़ करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है किस जगह पे, जब एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है बट लेस देन ए है, मतलब पार्टिकल यहीं पे घूम रहा है चारों तरफ इसके सराउंडिंग में, बट अदरवाइज इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि अगर यदि ये एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है एंड और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, उस केस में ये इनफाइनाइट देता है। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन से ही जो है कॉन्फाइनमेंट और क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स आती हैं, वही रोल अदा करता है। तो हम लोग जो भी कंडीशन इम्पोज करते हैं, और यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो वॉल्स हैं वो रिजिड वॉल्स हैं, जो मैंने एजम्पशन लिया है रिजिड वॉल्स हैं, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं इलास्टिक कोलिजन जो है, इलास्टिक कोलिजन ऑकर विद वॉल। अगर पार्टिकल वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, सो देर इज़ नो लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड ये है कि पार्टिकल यहाँ पे जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ वॉल हैं या वेल कह सकते हो, तो वॉल्स ऑफ बॉक्स जो हैं आर नॉन पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल। यहाँ भी पार्टिकल जो है पेनेट्रेट नहीं कर सकता वॉल्स की, ये हमने कंडीशन ली है। तो पार्टिकल विल मूव इनसाइड द बॉक्स। सो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं। इसका जो फंक्शन है वो ओनली डिपेंड कर रहा है, मीन्स स्पेशल डिपेंडेंसी उसकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू यहाँ पे ये ई साई, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, और इसको ई को इधर लाते हैं, मीन्स एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस आ जाएगा, बट जब इधर आएगा सो दैट विल बी ई माइनस का वी साई, और ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस ये हो जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस का वी और साई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम अपना पोटेंशियल, जो कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो वेल के अंदर है, एक मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई कि पार्टिकल जो है 0 to a लेंथ के बीच ही है,
उस समय वहाँ पोटेंशियल जीरो है। सो अप्लाइंग या इम्पोजिंग कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन। सो डेल स्क्वायर साइन एंड डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई और ये साई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर की वैल्यू मान लेते हैं के स्क्वायर, तो एम ई एच कट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और जहाँ पे मैंने जो के स्क्वायर लिया है वो दैट इज 2m मास ऑफ द पार्टिकल इज द एनर्जी अपॉन में एच कट स्क्वायर, ये वैल्यू है। इसका मतलब जो के की वैल्यू है दैट इज अंडर रूट 2m ई अपॉन में एच कट है। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो दैट इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये सोल्यूशन होता है। अब इसी वेव फंक्शन में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे और देखेंगे वेव फंक्शन क्या निकल के आता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स मुझे यहाँ मीन्स मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन ये है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, वहाँ पे जो वेव फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल दैट इज़ ज़ीरो, वो भी एक ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम पुट दिस इक्वेशन लेट अस से मीन्स कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, स्टार लेते हैं चलिए। सो दिस बाउंड्री कंडीशंस यूज यूजिंग इक्वेशन स्टार, हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो साइन विल बी ज़ीरो, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो, और इधर रखेंगे तो बी कॉस ज़ीरो, सो अल्टीमेटली ये इंटू वन आएगा तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम बी इक्वल टू ज़ीरो इसमें रखेंगे, सो मेरे पास जो फंक्शन फाइनल निकल आएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ये निकल के आ गया वेव फंक्शन। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए पे भी पार्टिकल जो है वेव फंक्शन जो कह सकते हैं वैनिश हो रहा है या पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वॉल पे भी, सो ये भी ज़ीरो मिल रहा है। इट मीन्स ज़ीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा साइन के ए। ये बाउंड्री कंडीशन हमने इसमें अप्लाई कर दी, मान लेते हैं ये इक्वेशन मान लेते हैं साई स्टार वन लिख देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या निष्कर्ष मिला कि साइन के ए इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो, क्योंकि ए नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन की एक वैल्यू ज़ीरो है, मतलब हम ही देख सकते हैं यहाँ पे किस एंगल के लिए जो है साइन की किस एंगल के लिए ज़ीरो होगी। सो साइन के ए इज इक्वल टू एन पाई, मीन्स इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं साइन एन पाई बराबर साइन के, इसका मतलब ये दोनों ये एंगल जो है बराबर होंगे तभी मुझे ये जीरो मिल रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि के ए इज इक्वल टू एन पाई, के इज इक्वल टू एन पाई। सो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिली, एन पाई बाई ए, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अभी मैंने ऊपर एज्यूम किया था आल्सो के बराबर हमने यूजूम किया था 2m ई अंडर रूट अपॉन में एच कट स्क्वायर, राइट। या हम इसे ऐसे बोल रख सकते हैं कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई अपॉन में एच कट का होल स्क्वायर। सो इस वाली वैल्यू को और यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये दोनों समीकरण, इसके जो राइट हैंड साइड पार्ट है के स्क्वायर, तो
इक्वल होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2m e अपॉन में एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर. Now here we can easily get the energy as in value of particle in a box, that is n square pi square h cut square पर अपॉन में 2ma स्क्वायर. ये हमारी एनर्जी एज एन वैल्यू निकली वन डायमेंशनल बॉक्स में. एनर्जी एज एन वैल्यू, राइट. सो हम लोग यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, और जहाँ पे n जो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. मतलब मुझे ग्राउंडेड स्टेट में भी कुछ एनर्जी मिलती है, और जिसे बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, और वो एनर्जी हो जाएगी E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं वेव फंक्शन की. वेव फंक्शन हमारा जो निकल के आ रहा है आफ्टर द अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, दैट इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a साइन के ए. नाउ यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, now using normalization normalization नॉर्मलाइजेशन से हम लोग एक कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे. सो साई ऑफ एक्स ये हो जाएगा 0 टू a लिमिट, जिसमें बॉक्स कन्फाइंड है 0 से a के बीच, लेंथ के बीच. सो इसका हम लोग साई स्टार निकालेंगे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होने की वो एक है, 0 टू a. सो यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे क्या कि cos 2x मुझे पता है वो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x. ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x. सो यहाँ पे चूँकि एंगल के एक्स है, राइट. सो now put the value of साइन स्क्वायर के एक्स, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं. तो दैट इज 0 टू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस का cos 2 के एक्स इज इक्वल टू 1. अब यहाँ को और इंटीग्रेट करते हैं. सो a स्क्वायर जस्ट केम आउट एज अ कॉमन, इवन मीन्स नो हियर 1/2 0 टू a, राइट. यहाँ पर dx भी होगा, इंटीग्रेट dx, और ये dx विद रिस्पेक्ट टू dx करना, ये dx आ जाएगा माइनस 0 टू a cos 2 के एक्स और इवन dx इज इक्वल टू 1. हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं फाइनल मेरा वेव फंक्शन क्या आता है. सो यहाँ पे a स्क्वायर, इसको जब हम करेंगे तो मेरे पास x आएगा, और x अल्टीमेटली आ जाएगा a/2, क्योंकि 0 रखेंगे ये अपर लिमिट से ही वैल्यू मिलेगी. नाउ कम टू दिस वन, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 के, और cos का साइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये 2 के. बट यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे cos, ये है हमारा 0, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, इस तरीके से, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें a स्क्वायर a/2 माइनस ये है 1/2 के, और साइन की वैल्यू रखेंगे a केस मिलेगी 2 के a, राइट. और यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे जो अभी निकाली थी हम लोगों ने n पाई a. सो यहाँ पे n पाई मिलेगा. अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू पाई केस में
इंटीग्रल ऑफ ए पाई 0 होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई ए स्क्वायर, वो a/2 और ये हो जाएगी 1। इसके मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट a था वो हो जाएगा हमारा 2/a अंडर रूट। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन अ वेव फंक्शन साई एक्स, दैट इज अंडर रूट 2/a साइन जो k था, k की वैल्यू जो के एक्स था, राइट। सो ये और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2/a साइन के की वैल्यू रखते हैं n π/a और x। ये हमारा रिक्वायर्ड वेव फंक्शन आ गया इन अ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल पार्टिकल मूव इन अ वन डायमेंशन, ये आ गया। और ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे फंक्शंस मिलेंगी, एन डिपेंड करेगा एन पे, नेचुरल नंबर पे, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और मुझे एनर्जी एज एन वैल्यू मिली, दैट इज ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, यदि मास m पार्टिकल का बढ़ा दिया जाए तो एनर्जी लेवल En पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी एनर्जी एज एन वैल्यूज बिकम्स क्लोजर क्लोजर टू ईच अदर, एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा क्लोजर टू ईच अदर। सिमिलरली अगर लेंथ बढ़ा दी जाए, ए 2 टाइम्स कर दिया जाए, सो एनर्जी जो En जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, घट जाएगा। इसके मतलब यहाँ पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लोज हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर। और ये एक तरीके से क्वांटाइज स्टेट से कंटिन्यूअस स्टेट में एनर्जी लेवल्स पहुँच जाएंगे। और फिर मुझे एक तरीके से क्लासिकल कह सकते हो, फिजिक्स या क्लासिकल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो ये कुछ कह सकते हो कि डिपेंडेंसी है एम और मीन्स लेंथ ऑफ दी मीन्स वेल पे। अब हम इसके कुछ फिगर्स बना लेते हैं, देखते हैं कैसे जो है अगर हम ड्रा करते हैं वही स्क्वायर वेल इस तरीके से, और यहाँ पे देखते हैं ये मान लिया n इक्वल टू 1 पे है, राइट। ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इस तरीके से 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। सो अगर हम वेव फंक्शन का पैटर्न देखना चाहें, राइट, पैटर्न मीन्स वेव फंक्शन हमारा क्या था, साई एन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/a और साइन n पाई x/a, ये था। अगर हम साई की वैल्यू 1 पे देखना चाह रहे हैं, सो अंडर रूट 2/a साइन पाई x/a, ठीक है, 1 पे। सो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखें, ये है हमारा पाई। सो यहाँ पे जो इसका पैटर्न होगा वेव फंक्शन का वो इस तरीके से होगा। सिमिलरली अगर हम साइड 2 का देखें, साइड 2 ऑफ एक्स, सो दैट विल बी अंडर रूट 2/a साइन 2πx/a, यहाँ पे 2 पाई टाइम्स है, तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ये 0 to a है, ये a/2 होगा। सिमिलरली हम साई 3 के लिए भी देख सकते हैं, साई 3 ऑफ एक्स दैट इज अंडर रूट 2/a साइन 3πx/a। सो 2 पाई प्लस पाई, यहाँ पे इसका जो एंटी नोड्स बनेंगे वो 2 बनेंगे,
ठीक, तो ऐसे कंप्लीट साइकिल और देन ये, और करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आइजन वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा मीन्स पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर 2 ma स्क्वायर, ये हमारा आ गया इज इक्वल टू E1। यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर, ये आ गया E2। हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम अगर यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे 2 से 4 को, जस्ट हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं होल, और एन स्क्वायर ये आपका 9/2 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर बाई मीन्स ma स्क्वायर बाई E3 एंड सो ऑन, आप ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी दो केसेस लिए थे कि अगर ये लेंथ बढ़ा दी जाए या मास ऑफ द पार्टिकल बढ़ा दिया जाए, तो जो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी कम क्लोज आ जाएंगे, वो एक तरीके से कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट्स का पैटर्न बनेगा, राइट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कई सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड बॉक्स, इनसाइड बॉक्स पार्टिकल जो है पोटेंशियल ज़ीरो है, उसके बाद भी ये मूव कर रहा है इवन दो इट इज मूविंग। पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स पोजीशन, बट यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद भी पार्टिकल मूव कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, एज वी नो दैट, कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब वो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on particle. There is no external agency, we can say that, which is not acting on a particle. So इसका मतलब हुआ कि F तो ज़ीरो हो गया, जो F ज़ीरो हो गया तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो हो गया, राइट। और यहाँ पे ये जो V है वो दैट इज कांस्टेंट लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, बट कन्वीनियंटली हम लोग V इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर एफ ज़ीरो है तो हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एफ ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो हो गया, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, मीन्स डी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट से, तो वेलोसिटी की वजह से जो है पार्टिकल, कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो में